बाइट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा मतदान का रुझान, क्या होगा परिणाम। मतदान हो चुका है, कल संपन्न हुई है वोटिंग। 23 तारीख तक इंतजार करना है परिणाम को लेकर, लेकिन मतदान प्रतिशत 7 विधानसभा सीटों पर जो रहा है वो चौंका रहा है। 6 सीटों पर 2023 की तुलना में कम से कम 6 से लेकर 12% वोटिंग इन 7 सीटों पर कम हुई है। 69.29% कुल मिलाकर मतदान हुआ है। केवल खींवसर में ही इन 6 सीटों में 3% मतदान बढ़ा है, प्लस हुआ है। इससे परिणामों में उलटफेर की संभावना बढ़ गई है। हालांकि स्थिति तो 23 नवंबर को ही साफ होगी। झुंझुनू में वोटिंग 6% कम हुई, देवली उनियारा में मतदान 8% घटा, सेलूमर में 3%, चौरासी में 8% कम हुआ, रामगढ़ में भी 2% कम रहा वोटिंग प्रतिशत। दौसा में मतदान 12% तक घटा है। खींवसर में जैसा हमने बताया 3% मतदान बढ़ा है। और इन आंकड़ों को देखते हुए बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त के संकेत लगाए जा रहे हैं, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस टक्कर में लग रही है, फाइट में लग रही है। वहीं 2 सीटों पर स्थिति साफ नहीं है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि वो 1 से अनेक हो जाएगी, यानी एक जो सीट उनके पास सलूम्बर की थी 1 से अनेक हो जाएगी। इधर कांग्रेस कर रही है कि उसे जनता का आशीर्वाद मिला है। चर्चा आज इसी पर होगी। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दें। 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद सियासी दलों की धड़कनें तेज। 6 सीटों पर 23 के चुनाव की तुलना में कम वोटिंग। तीन सीटों पर बीजेपी को फायदा होने के संकेत। दो सीटों पर टक्कर में कांग्रेस, 2 सीटों पर स्थिति साफ नहीं। बीजेपी का दावा 1 से होंगे अनेक। इस चुनाव में 1 से अनेक होने वाले। कांग्रेस बोली जनता ने दिया आशीर्वाद। सात सीटों पर कौन मारेगा बाजी। मतदान का रुझान, क्या होगा परिणाम। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, जल्दी से आइए एक एक करके उनका रुख करते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी से हैं, परिचय कराते हुए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत आशीष जी। आर तिवारी साहब कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत। शंकरलाल नारुलिया जी आरएलपी से हैं, आपका शंकरलाल जी स्वागत करेंगे, थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। पहले आपसे पूछता हूं, ये क्या संकेत दे रहे हैं सर? खींवसर में 3% प्लस और बाकी जगहों पर माइनस। दौसा में अप्रत्याशित तौर पर 17%, 23 में 79 हुआ और अब 62% हुआ है। सर सबसे पहले तो जो हॉट सीट बना दी गई है, जो पूरे देश में अब चर्चा हो रही है, देवली उनियारा की, उसी कर लेते हैं। 8% मतदान कम हुआ, ये क्या दर्शा रहा है सर? क्या संकेत हैं इसके? एक एक सीट की बात करते हैं। देखिए अगर बात करें कि जो परिणाम मतदान बढ़ते हैं वो नेताओं के बयान से बढ़ते हैं। अगर खींवसर में बयान जो मतदान बढ़ा तो गजेंद्र सिंह खींवसर का वो बयान कि मैं सिर मुंडवा लूंगा, मूंछ मुंडवा लूंगा, उसके बाद उत्साह हुआ। आज जिस तरीके से कन्हैया लाल ने कहा है कि धर्म बचाने का ठेका तो हमारा है और रील बनाने का ठेका उप मुख्यमंत्री की पत्नी का है, यानी इनके बच्चे तो कैम्ब्रिज में पढ़ेंगे और धर्म बचाने वाले बच्चे यहां पढ़ेंगे। तो जो ऐसे बयान होते हैं, दौसा निश्चित रूप से बयानों के मामले में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैच फिक्सिंग की एक बयान दिया थे, उसके बाद सचिन पायलट ने उस डैमेज को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन दौसा शहर में जहां 68,000 वोट हैं वहां 34,000 ही वोट डले हैं। ये डरावने वाली तस्वीर किसके लिए? बीजेपी के लिए है। देवली उनियारा की जो संकेत हैं वो निश्चित रूप से ये बताते हैं कि नरेश मीणा ने तमाम उत्तेजना पैदा करने की कोशिश की। रघु शर्मा ने भी एक बयान दिया था कि अगर ये जीत गए तो कत्लेआम हो जाएगा, और जिस तरीके से हरीश मीणा ने चोर उचक्का कहा था, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं आ पाया और कहीं न कहीं कम रहा। जहां तक झुंझुनू में भी कम रहा, उसका एक रीजन यह है कि 1954 से लेकर आज तक ओला परिवार को ये
चाहे संसदीय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, आशीर्वाद देते रहे। लेकिन 3.5 लाख उस संसदीय क्षेत्र में मुसलमान और 48,000 मुसलमान, राजेंद्र गुडा से एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं हो पाया। जो लाल किताब और पिछली सरकार में एक्साइटमेंट क्रिएट करने के एक मास्टर थे। और आज अशोक गहलोत जी ने जोधपुर में एक बयान दिया है कि नरेश मीणा को चुनाव हराने के लिए खड़ा किया था। तो कांग्रेस में उनके लिए कहा जाता है कि कांग्रेस में पटको पार्टी के जनक है तो वो हैं। 1993 से किस कांग्रेसी को कैसे हराना है, किसको कैसे खड़ा करना है, मतलब वो बेहतर समझ पाए हैं कि किस तरह से सदन की बिसात बिछी है और नरेश मीणा को किस तरह से उठाया गया। वो कांग्रेस की तरफ से किसी ने उठाया उनको या बीजेपी ने सपोर्ट किया? क्या इशारा था उनका? ये तो देखो सबको पता है। देखिए उनका साफ इशारा था कि बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया। ठीक है। और अशोक गहलोत जी को तो ईश्वर भी नहीं समझ पाता कि वो डबल पॉलिसी जो राजनीति करते हैं, कांग्रेस बीजेपी सब उनके हैं। आप देख लीजिए, उनके बनाए हुए लाटर साहब का कार्यकाल बढ़ गया, उनके बनाए हुए देवस्वरूप जी को आज अम्बेडकर ला यूनिवर्सिटी का बना दिया। तो दोनों सरकारों में उनका तो देखिए सलूम्बर और 84 में निश्चित रूप से राजकुमार रोत का जो बयान और उनका एक नया चेहरा उन्होंने उतारा, कांग्रेस ने भी नया चेहरा उतारा और बीजेपी ने भी एक नया चेहरा उतारा। तो एक तरीके से रिफ्रेशमेंट, जो ताजगी होती है, जो परिवर्तन होता है, वो ताजगी की जो बयार थी उसका परिणाम है। और जो सलूम्बर है, वो सलूम्बर में रेशमा मीणा से शुरू में रघुवीर मीणा नाराज थे, बाद में माने। 8% कम हुआ यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने वहां जाके मीटिंग की, चाहे 84 में चाहे सलूम्बर में, और आदिवासियों को साधने की कोशिश की, और कल प्रधानमंत्री भी बिरसा मुंडा भगवान की 150वीं जयंती पर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या आदिवासी वोट बैंक राजस्थान का बीजेपी के साथ है? अगर है तो महाराष्ट्र में भी लाभ होगा, झारखंड में भी लाभ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक रामगढ़ का भी जिक्र कर लीजिए। 2% यहां पर भी कम हुआ प्रतिशत, और कहा गया कि यहां पर तो मतलब हो गया था सीधा रिकॉर्ड। इसका कारण यह है कि जो नुहू की जो घटना हुई उसके बाद एक कम्युनिटी विशेष के लोगों ने जम के मतदान किया और भूपेंद्र यादव ने 2% कम रहा ना, कहीं न कहीं उसको मैनेज। हाँ 2% कम रहा, लेकिन फिर भी एक कम्युनिटी का बहुत बंपर मतदान हुआ। और हरियाणा के चुनाव से उन्होंने सबक लेते हुए, और भंवर जितेंद्र सिंह ने जितनी सावधानी बरती उतनी ही बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र यादव ने तो, और जो गौतम दत्त मिनिस्टर थे उन्होंने भी पूरा ध्यान लगाया। मतलब ये जो कम्युनिटी की तरफ से बंपर वोट हुआ, जो बंपर मतदान हुआ, ये किसका फायदा किसका नुकसान? देखिए ये तो सबको पता है कि वहां किसका फायदा किसका नहीं पता सर, आप बताइए ना। राजस्थान की एक परिपाटी रही है, सहानुभूति की जो लहर है, सहानुभूति की लहर में पिछली बार बीजेपी तमाम उपचुनाव हार गई थी। एक सहानुभूति में एक चुनाव खड़ा किया था दीप्ति किरण माहेश्वरी, और वो चुनाव जीत गई थी तमाम जगह। तो कहीं न कहीं जो सहानुभूति की लहर है, 2 बेटे लड़ाए हैं कांग्रेस ने, एक अमित ओला को और एक इनको, लेकिन अमित ओला फंसते हुए नजर आ रहे हैं और राजेंद्र भांबू कहीं न कहीं आगे निकले। लेकिन आर्यन को लगता है कि आर्यन तमाम जो संजना जाटव का जो अंदाज था झोली फैलाकर वोट मांगने का, आपने एनालिसिस कर दिया। जो मतदान प्रतिशत बढ़ा और घटा उसको लेकर बड़े अच्छे तरीके से आपने बात को बताया। शंकर लाल नारोलिया जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी कांग्रेस से। अमूमन हम शुरुआत करते हैं चूंकि खींवसर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। शंकर लाल जी, ये खींवसर में मतदाता इतना बंपर वोटिंग डाली कि बाकी 7 सीटों में मतदान प्रतिशत में नंबर 1 आ गया। सर खींवसर में जिस प्रकार से मंत्री जी ने बयान दिया ना, कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हारती है तो मैं अपने मुंह मुंडवा लूंगा, सिर मुंडवा लूंगा। तो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आ गया कि मंत्री जी अपना वचन पूरा करते कि नहीं करते। थोड़े बहुत जो इधर उधर थे तो उन्होंने वोटिंग करी, और आपने देखा राजस्थान में उपचुनावों में सबसे ज्यादा वोटिंग खींवसर में हुई है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर पहुंचा और मतदाताओं को, तो मतलब ये मंत्री जी ने बयान दे दिया इसीलिए बस ये मतदाता आया, और ये आप मानकर चल रहे हैं कि आरएलपी के पक्ष में होगा, या हनुमान बेनीवाल के आपकी पार्टी के पक्ष में नहीं होगा, बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ नहीं होगा। रविंद्र सर, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में जो 7 उपचुनाव है, सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई सीट जीतेगी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खींवसर में जीतने जा रही है। और ये मानिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 1,10,000 के आसपास वोट आएंगे और भारतीय जनता पार्टी 17,000 क्रॉस नहीं कर पाएगी। और ये तो अब मंत्री जी को देखना है कि अपना वादा कब पूरा करते हैं। 23 तारीख को इंतजार कर रहे हैं कि कब 23 तारीख आए। और मंत्री जी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी वादे करके मुकर जाती है, वैसे कि मुकर तो नहीं जाएंगे। आशीष, ये देख रहे हैं ये मंत्री जी ने क्या वादा कर दिया?
तो हम तो उसी का इंतजार कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक का प्रत्येक कार्यकर्ता आशीष जी, प्रकार हाँ। से संघर्ष किया है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दादागिरी, मैंने कहा ये मंत्री जी ने जो वादा कर दिया, एक तो ये सवाल कि उन्होंने क्यों कर दिया भाई, लोगों ने मतलब शंकर लाल जी कह रहे हैं कि लोगों ने ठान लिया कि हाँ ठीक है मंत्री जी अपना वादा पूरा करें, उसमें हम सपोर्ट करेंगे, आरएलपी को वोट देंगे, ये शंकर लाल जी कह रहे हैं, और वो वादा निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे? ये गैर जरूरी तो नहीं दे दिया बयान उन्होंने? ये देखना। रविंद्र जी, मुझे लगता है इसकी चर्चा तो आपको मंत्री जी से करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक आकलन का मैकेनिज्म है, और जो आकलन हमने खींवसर में किया है, जो मतदान बढ़ा है, जिस तरह से पिछले कई सालों से वहाँ पे जो हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी जीत रही है और जिस तरह से वहाँ पे विकास ठप हुआ है, आप मान के चलिए जो हमारा आकलन है उसमें भारतीय जनता पार्टी खींवसर में बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही है। शंकर लाल जी बोलने दीजिए प्लीज। देखिए वो इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, बीच में नहीं बोले थे जब आपने अपनी बातों को रखा। बोलिए आशीष जी। मैं आशीष जी बस एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जब बीजेपी के प्रत्याशी या जो भी स्टार कैंपेनर वहां पर गए, कार्यकर्ता गए, उन्होंने अपने मौजूदा 11 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई होंगी, ये हनुमान बेनीवाल की नाकामियां जिस तरह से आप कह रहे हैं वो बताई होंगी, उसको लेकर वोटर ने सोचा होगा। तो इस वोटर ने ये क्यों नहीं सोचा होगा कि एक मंत्री जो खींवसर से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने अगर इस तरह का बयान दिया है तो आप इसको क्यों नहीं मान रहे कि ये बैकफायर ना कर गया हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनके स्टेटमेंट का कोई वहाँ पे असर पड़ेगा। हाँ। आप मान के चलिए कि जिस तरह से 11 महीने पहले राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार ने जिस तरह से दूरगामी फैसले लिए, चाहे हम पानी का विषय हो, चाहे हम बिजली का विषय हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का विषय हो, चाहे पेपर लीक का विषय हो, चाहे साइबर क्राइम का विषय हो, ये सब विषय हैं जो कि एक किसान को, जो कि युवा को, जो कि महिला को, जो कि गरीब वर्ग को, सबको आकर्षित करते हैं। और जिस तरह से अभी राजस्थान में विकास के लिए एक नए नए फैसले लिए जा रहे हैं, आप मान के चलिए खींवसर की जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि उनको किसके साथ रहना है और किसके साथ तो ये बाकी जगहों पर, ये बाकी सीटों पर ये सरकार के कामकाज पर मोहर लगाने के लिए मतदाता क्यों नहीं निकला? ठीक बात है, निश्चित रूप से तो आना चाहिए था बम्पर वोटिंग के लिए, रिकॉर्ड सारे ध्वस्त करने चाहिए थे पिछली बार। नहीं, देखिए अब ये तो देखिए आप 23 तारीख को पता पड़ेगा कि ये जो मतदाता नहीं निकला वो किसके पक्ष में नहीं निकला और किसके पक्ष में निकला। लेकिन जहां तक हम बात कर रहे हैं, अभी जो मैं आपने बोला उसके बता रहा हूँ रविंद्र जी। आपने जब डिबेट प्रारंभ की तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त, उन्होंने कहा कांग्रेस 2 सीटों पर टक्कर में। मतलब आप मान रहे हैं कि 7 में से कांग्रेस अगर कहीं टक्कर में तो केवल 2 सीटों पर टक्कर में, 5 सीटों पर वो टक्कर में नहीं है। आपने कहा कि 2 सीटों पर संशय की स्थिति है। मतलब भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर मुकाबले में मजबूती से खड़ी हुई है, आप भी मान रहे हैं। आप मान के चलिए 23 तारीख को जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर विजय होगी। और हमको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, वो रविंद्र जी, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं 5 सीटों पर उपचुनाव इस कारण से हो रहे हैं कि हमारे विधायक सांसद बन गए। 2 विधायक जो हैं, एक कांग्रेस का, एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक, उनके असामयिक निधन के कारण सीटें रिक्त हुई है। तो 7 सीटों की बात करें तो एक सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, 4 सीट और देवली उनियारा में नरेश मीणा की थी। पीछे से बीजेपी ने सपोर्ट किया, ये आरोप लगे। नहीं, हमने किसी, देखिए नरेश मीणा कौन सी पार्टी ताकि वे दोनों, हाँ वही तो, ताकि दोनों कांग्रेस के वोट काट सकें और बीजेपी को फायदा पहुंचा सकें। नहीं, मुझे बताइए, आप बताइए, अगर नरेश मीणा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या करना है? मुझे बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही नहीं। हमने बहुत अच्छे तरीके से टिकट बांटे। राजस्थान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, चाहे हम टिकट वितरण की बात कर लें, चाहे सभी 7 सीटों पर मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का दौरा रहा, उप मुख्यमंत्री एक मिनट हाँ चलिए कंप्लीट कर लीजिए तिवारी जी, बस अब फिर उसके बाद आपकी बारी। हाँ। एक भी नेता ऐसा बता दे तिवारी जी यहाँ पर बैठ करके जो 7 सीटों पर गया हो। हमारे मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी 7 सीटों पर गए। हाँ, मतलब जो अगर हार की जिम्मेदारी होगी तो इन्हीं की होगी जो 7 सीटों पर गए, अगर हार जीते तो भी इनके ऊपर सेहरा बंदेगा। हाँ तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। मैं कह रहा हूं रविंद्र, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डरी हुई, सहमी हुई सरकार, सब जगह इन्होंने पन्ना प्रमुख से लेकर के 5-5 कैबिनेट मंत्री लगा रखे थे 7 विधानसभा में,
और फिर वही किरोड़ी लाल मीणा जो बाबा हैं, राजस्थान के मीणाओं के बाबा हैं, वो राजस्थान के बाबा हैं, ये तो तय करेंगे। अरे तो आपको किसने रोका था कि अशोक गहलोत जी भी आते चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पर सचिन पायलट के साथ में, विकास वाली के साथ में? मीणा केवल दौसा में सिमट के रहे कि नहीं रहे? उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था दौसा की लोकसभा जिता देना, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब वो मंत्री हैं या इस्तीफा दिए हुए हैं? और फिर आशीष भाई, गजेंद्र सिंह शेखावत तो आपके काबीना मंत्री है, खींवसर से आते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने पब्लिकली कहा है कि हम 5 सीटें जीतेंगे, 2 सीटों का मुझे नहीं मालूम। और फिर अगर हम हार गए फिर ये कह रहे हैं से कम 5 सीटें जीतेंगे। मैं कह रहा हूं खींवसर की जनता को यह कहने की क्या जरूरत पड़ी कि अगर हम हार जाएंगे तो मैं यहां चौपाल में सर मुंडवा लूंगा। फिर किसने कहा भाई साहब ये तो होने वाला है, तो अब उन्होंने कह दिया मैं तिरुपति बालाजी कटवाऊंगा। तो तिरुपति बालाजी में तो बालों का दान होता है, वो ना बाल कटवाएंगे, वो हारेंगे। और रहा सवाल हमारे कांग्रेस का, नरेश मीणा की दबंगई को देखते हुए राजस्थान की लचर पचर सरकार 2 जगह केवल इसलिए नरेश मीणा को नहीं पकड़ रहे थे ये कि दौसा में कांग्रेस को लाभ हो जाएगा और वहां देवली में कांग्रेस को लाभ हो जाएगा। दिन के 12 बजे अगर नरेश मीणा, वो कह रहे हैं हमने तो निकाल दिया चुनाव से बाद में, जैसे उन्होंने बागी उम्मीद, हमने तो बनाया नहीं, बागी उम्मीदवार बने, हमने 6 साल के लिए निकाल दिया। अरे लेकिन अच्छा वो तो आपको जो है 6 दिन के बाद याद आएगा कि उनको निकालना भी है, उनको निकालना भी है। 6 दिन के बाद याद आया था। ये बताइए कि अशोक गहलोत दौसा में आकर ये क्यों कह रहे थे कि मैच फिक्स किया गया है आपके प्रत्याशी को लेकर? अशोक गहलोत ने नरेश मीणा को लेकर ये क्यों कहा कि उनको किसी ने उठा दिया, किसी ने उनको उठाया है? भाई अशोक गहलोत ये क्यों कह रहे हैं कि मैच फिक्स कर लिया दौसा में आपके ही प्रत्याशी को लेकर, केसी मीणा को लेकर? दूसरी तरफ यहां नरेश मीणा को लेकर क्यों सवाल उठा रहे हैं? अपनों पर ही या बीजेपी के ऊपर ही? भाई किसने रोका था? आपकी पार्टी के साथ बिठा लेते, उनको मना लेते। अब आप ये कह रहे हैं कि ये तो जो है मैच फिक्स था और ये जबरदस्त जानबूझकर उठाया गया उनको। बोलिए। डीसी बैरवा जीत रहे हैं दौसा की सीट पर। डीसी बैरवा। और अब जो कल की घटना हुई है उससे देवली उनियारा भी कांग्रेस जीत करके आ रही है। अच्छा, कल की घटना की वजह से दोनों सीटें जीत रही है और बाकी? तो मैं कह रहा हूं ना, ये उद्दंड कौन, नरेश मीणा को कौन पीछे से सपोर्ट कर रहा था? ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो उसको ताकत दे रहे थे, पैसा दे रहे थे। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, मना कर रहे थे आशीष जी। तो मैं कह रहा हूं ना पब्लिकली, नरेश मीणा को वहां अंतिम दम तक लड़ाने की ताकत दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, और उसका परिणाम यह हुआ कि अब वहां पर नरेश मीणा भारतीय जनता पार्टी को दौसा में और देवली में दोनों को हराने का वो एक कारण बनेंगे। आशीष इसका जवाब दीजिए भाई, ये तो खुलकर बोल रहे हैं कि पैसे से हर देखिए, मैं तिवारी जी को सुन रहा था, रविंद्र जी, और बड़ी ही विचित्र बात इन्होंने कही है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनके कारण हम हार रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी, अरे तो भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसा करेगी क्या अगर सपोर्ट करके हारेगी? आप ही बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीत रही है। तिवारी जी थोड़ा सोच समझ के बोलिए। रविंद्र जी ने खुद ने बोला है, केवल आप 2 सीटों पर टक्कर में हैं, 7 में से 5 सीटों पर आपका कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के कारण बने। आप दावे के साथ ये बोल दीजिए कि आप 7 सीटों पर पहले या दूसरे स्थान पर आएंगे। स्थिति ये है, आप 4 सीटों पे तो कहीं आ ही नहीं रहे हैं। 4 सीटों पे ना आप 1 नंबर पे ना 2 नंबर पे। स्थिति ये है, पूछ लेना वो बात तिरुपति में। ठीक है, बिल्कुल मैं आ रहा हूं अब एक बार फिर से मिथिलेश जी के पास और समझना चाहूंगा। मिथिलेश एमिनी जी, जरा बताइए कि नरेश मीणा इन उपचुनावों में एक शख्सियत बनकर, मैं इसको ना नेगेटिव ना पॉजिटिव में एक खबर के रूप में जिस तरीके से सामने आए हैं, इसका आगे आने वाली राजनीति, भले ही वो चुनाव जीते हारे, किसी को जितवाएं या हराएं, राजनीति पे आगे आने वाले वक्त में क्या फर्क असर पड़ने जा रहा है और नरेश मीणा का भविष्य क्या होगा राजनीतिक? देखिए, नरेश मीणा राजा भैया स्टाइल में अगर राजस्थान में राजनीति करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो दौर चला गया। वो देवी सिंह भाटी, गिरिराज मलिंगा या किरोड़ी लाल मीणा, वो अपने आप को छोटा किरोड़ी भी बोलते हैं,
वो दौर जा चुका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है, कोई भी आदमी इतना पंगाबाजी नहीं जानता। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कांग्रेस की आज ये स्थिति क्यों हुई, उसका मूल रीजन है, पिछले जब अशोक गहलोत की सरकार थी, आपने उपचुनाव में एक हेलीकॉप्टर में 3 लोगों को बैठे हुए देखा था, जिसमें सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा। अगर ऐसा नजारा हो जाता, गोविंद सिंह डोटासरा ने एकलो चालोरे की नीति अपनाई, एक भी मीटिंग सचिन पायलट के साथ नहीं की, क्योंकि अशोक गहलोत तय कर चुके हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान में से विदा करना है। और वही कहीं न कहीं उनका यह भी टारगेट है कि गोविंद सिंह डोटासरा भी इस चुनाव के जरिए शहीद हो जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, राजस्थान की परंपरा 2025 साल से जो चल रही है उसको निर्वहन कर लेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति यह है कि अगर दौसा सीट वो हारते हैं तो मुख्यमंत्री की साख पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण वोट 50,000 हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज यह है। हाँ, और किरोड़ी लाल मीणा ने भी खुद कहा था जनता से वोट मांगते हुए कि भाई ये सिर्फ ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मुख्यमंत्री के लिए ही। हाँ बिल्कुल, वो ब्राह्मण वोट, अगर वो ब्राह्मण वोट नहीं दिला पाते हैं, देखिए राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में जाति सबसे बड़ा आधार है। अगर आप जाति के मजबूत लीडर हो तो आप आगे चलोगे, अगर आपको जाति नहीं मानती है तो प्रॉब्लम आएगी। खींवसर में क्या हुआ? हाँ। खींवसर में जब ये लगा कि अनीता चौधरी जाट है या नहीं, उसका 6 दिन से शव पड़ा हुआ है, और इस मुद्दे को हनुमान बेनीवाल ने उठाया, या जो बीकानेर में एक शहीद का दर्जा दिलाना, तो आखिरी में जाटों को लगा कि ये तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा, अभिमन्यु की तरह इसको घेर कर मार रहे हैं। हाँ। तो माहौल बदल गया। तो राजनीति में पल पल माहौल बदलता है। अगर दौसा सीट हारते हैं तो भजनलाल जी और किरोड़ी लाल जी दोनों की बड़ी हार होगी। ये सबसे बड़ी हार होगी कि जहां 50,000 ब्राह्मण हो और ब्राह्मण मुख्यमंत्री 33 साल बाद बना हो, और उसके बाद भी अगर जीत जाएं तो फिर सचिन पायलट की बड़ी जीत होगी, और माइनॉरिटी, गुर्जर, एससी और ब्राह्मणों का, हाँ ठीक है, ब्राह्मणों का वोट देने नहीं निकलना मुश्किल पड़ सकता है। शंकरलाल नारोलिया जी, मैं आपसे सवाल सीधा कर रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता आशीष जी ने यह कहा कि आरएलपी के शासनकाल में कि आरएलपी जब विधायक रहे हनुमान बेनीवाल या उनके भाई, उस दौरान कोई कामकाज नहीं और उसी आधार पर यहां खींवसर की जनता बीजेपी को जिताने जा रही है। आशीष जी भाई साहब कभी गए नहीं क्षेत्र में, राजस्थान में कभी घूमे नहीं। अभी खींवसर में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि खींवसर पूरे 200 विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास कहीं हुआ तो वो खींवसर में हुआ है। आपने देखा कि पिछली सरकार का जो लास्ट बजट था उसमें 23 करोड़ रुपए खींवसर की जनता के लिए अलॉट हुए, और 5 जगह तो कॉलेज हैं, जीएसएस की कोई गिनती नहीं है। आप रोडें देखिए, वहां जाएंगे तो रोडों की जाल बिछा हुआ है। तो खींवसर में तो इतना विकास हुआ है कि जितना कि सरकारों से लड़ते हुए अगर किसी ने विकास किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने, क्योंकि हनुमान जी बेनीवाल साहब हमेशा सड़क से लेके संसद तक जनता के लिए लड़ते हैं। उन्होंने कुर्सी की कभी परवाह नहीं करी। और राजस्थान में सबसे ज्यादा, आप ये आशीष जी भाषा को तो मैं क्या कहूँ, कभी गए नहीं बाहर। हाँ। तो कभी और में कभी घूमे नहीं, तो इनको पता नहीं है, शायद ये सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। हाँ। और इसीलिए 2003 से लेके 2023 तक अगर किसी राजनेता को पब्लिक चुनती है तो उसके कार्य को उपलक्ष्य में चुनती है। ये देखिए आर तिवारी जी, एक अच्छी बात कि भाई एक क्षेत्रीय दल के विधायक ने इतना काम कर दिया, जैसे अगर नारोलिया जी इनको गिना रहे हैं, अब सरकारें किसकी, यानी कि कोई भी पार्टी का निर्दलीय वो इतना काम कर सकता है अपने दम पर, क्यों? 2000 अब आप विपक्ष में रहकर ये तो नहीं कोसेंगे कि भाई यहाँ भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हमारे विधायक जहां पर जीते हैं वहां पर काम नहीं करने दिया जा रहा। 23 में चुनाव लड़ा, मैं कह रहा हूं रविंद्र, भलाओ जननायक अशोक गहलोत का, सरकार कांग्रेस की थी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की, लेकिन उन्होंने कभी दलीय राजनीति नहीं करी। कौन बीजेपी का है, कौन आरएलपी का है, कौन विधायक कांग्रेस को जितना 5 करोड़ सालाना बजट दिया तमाम विधायकों को दिया। बिल्कुल आशीष जी, प्लीज आप भी इस पे कमेंट कर दीजिए अपना, क्योंकि आपके ऊपर भी सवाल उठे। समीकरण या राजनीतिक समीकरण नहीं देखे। देखिए रविंद्र जी, 2 बातें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि राजस्थान में अराजकता की राजनीति नहीं रहेगी। जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा और जिस तरह से नरेश मीणा